Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology chapter molecular basis of inheritance। तो molecular basis of inheritance में हमने DNA के बारे में, DNA replication के बारे में, DNA ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने बात कर ली थी, कैसे सारी चीज़ों का कैसे बनता है, कैसे mRNA फॉर्मेशन होता है, कैसे DNA फॉर्मेशन होता है, DNA से DNA बनता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है DNA ट्रांसलेशन। अब इसमें ट्रांसलेशन कैसे होता है, अब जो mRNA बना है वो mRNA कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक DNA ट्रांसलेशन। ओके, तो अब देखो ट्रांसलेशन क्या होता है ना, जैसे हमने क्या पढ़ा था, DNA से mRNA का बनना और mRNA से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होना, ये पढ़ा था ना। इसको हमने कह दिया था ट्रांसक्रिप्शन, इसे कह दिया था ट्रांसलेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया था, सेंट्रल डोग्मा। ये जो हमारा फिनोमिना होता है इसे कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा, जिससे आप पढ़ते हैं कि डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने ये डीएनए से एमआरएनए का बनना तो हमने पढ़ लिया है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है एमआरएनए में, जो अब एमआरएनए का काम क्या था, हमने पढ़ा था कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, और जो डीएनए से आने वाली, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, अब डीएनए न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन प्रोटीन बनाना जरूरी है, और प्रोटीन तभी बनेगा जब डीएनए के मैसेज साइटोप्लाज्म तक या राइबोसोम्स तक पहुंचेंगे, है ना। तो अब एक प्रॉब्लम ये है कि डीएनए खुद न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये क्या करता है, अपनी जैसी कुछ अपने एजेंट्स को क्रिएट करता है, और वो एजेंट मैसेंजर आरएनए के रूप में होता है, आरएनए के फॉर्म में होता है, और ये डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है। बस इसके पास मैसेज होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो डीएनए क्या करता है, उन मैसेज को आरएनए को दे देता है, आरएनए राइबोसोम्स को दे देता है, वहां पे टीआरएनए वगैरह मिलके प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं। तो कैसे ये प्रोसेस होती है इसकी जानते हैं। होता क्या है, एमआरएनए में प्रेजेंट जो मैसेज होते हैं, एमआरएनए के जो मैसेज आए हैं, एमआरएनए के पास किसके मैसेज हैं, डीएनए के मैसेज हैं। तो डीएनए के जो मैसेज आरएनए ने कैरी करे हुए हैं, जो कैरी करके वो लेके आ रहा है, इसे डिकोड करके प्रोटीन बनता है। इस एमआरएनए के कोड को डिकोड किया जाएगा जो डीएनए से दिया गया है, और ये जैसे ही डिकोड हो जाएगा वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, यानी कि बॉडी में प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए कुछ ऐसे होता है ना, 5' से 3' एंड, तो इसमें कोड लगे हुए रहते हैं, समझ लीजिए ये कोड है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एक लंबी चेन एमिनो एसिड्स की जुड़ते जाती है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो अब बेसिक जो होता है ट्रांसलेशन का, राइबोसोम कहाँ होता है। अब साइट ऑफ सिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ होगा, साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइट ऑफ सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन जो बनने वाला है वो साइटोप्लाज्म में बनेगा, साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स में बनता है। एमआरएनए राइबोसोम क्या करता है, मतलब कि ट्रांसलेशन जो होता है राइबोसोम में एमआरएनए की मैसेज को डिकोड किया जाता है, जिससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में बेसिकली होता क्या, मतलब कि बेसिकली जो मैसेज है उनका डिकोडेशन करवाया जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, ये 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। अब इनको आप कैसे भी दिखा सकते हो, मैं ऐसे दिखा रही हूँ, अलग अलग। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, हमने पढ़े हैं। तो 3 जो एमआरएनए के ऊपर ये सारे इसी तरीके से इस फॉर्म में, चलिए सेम दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे में दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि ये मैसेजेस हैं जो डीएनए ने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 3-3 के फॉर्म में होते हैं, जो ये कोड होते हैं ये 3-3 के इस तरीके से फॉर्म में होते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर सारे के सारे मैसेजेस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अभी मैं इनका मीनिंग भी आपको बताती हूँ। तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलके
ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं। आप कह लीजिए एडिनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये यूरेसिल है, ये एडिनिन है, ग्वानिन है, आप कुछ भी कह दीजिए, तो इन नाइट्रोजनस बेसेस ही तो है ना। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलके क्या करते हैं, एक कोडॉन का फॉर्मेशन करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोडॉन क्या होता है, तो कोडॉन एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा पार्ट जो कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस से मिलके बनता है, उसे हम क्या कह देते हैं, कोडॉन कह देते हैं, जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ओके, और वन कोडॉन 1 एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, पता है ना आपको, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी। तो उन 20 टाइप के एमिनो एसिड्स में ये सभी, ये जो एक जो 3 से बना हुआ एक कोडॉन है, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। और इन नाइट्रोजनस बेसिस से, इन 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके एक कोडॉन बना है। और ये एक कोडॉन कोड किसके लिए करता है, कोड फॉर एमाइनो एसिड और एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड्स के लिए कोड करता है, और सारे के सारे एमिनो एसिड को जोड़ के, फिर इन सभी एमाइनो एसिड को जोड़ के जो एक चेन बनेगी, जो सिंथेसाइज होगा, उसे हम क्या कह देंगे, इस चेन को हम क्या कह देंगे, प्रोटीन की चेन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड मिलेंगे, और जो चेन, उससे जो पेप्टाइड, जो एक लिंकेज का फॉर्मेशन उसमें होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोटीन कह देते हैं। और ये अमाइनो एसिड ज्वाइंट रहते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसे पॉलीपेप्टाइड, एक चेन में होते हैं, चेन में दिखाई दे रहे हैं ना एक के बाद एक, तो इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कह दिया जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड आर ज्वाइंट टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि हम डीएनए ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ना ही होगा, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए का ही बनना क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंड वन मोर थिंग, लैक ओपेरॉन, जो कि इसके बाद हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे होते हैं। तो ये हमने कहा कि डीएनए से जब एमआरएनए की डिकोडिंग हो जाती है, राइबोसोम्स में साइट ऑफ सिंथेसिस होता है, राइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए राइबोसोम में जाता है, डीएनए से आने वाले कहाँ से, न्यूक्लियस से डीएनए के मैसेजेस को लेके आता है और राइबोसोम्स तक लेके जाता है। जब राइबोसोम्स तक ये मैसेज जाते हैं तो उसे डिकोड कर दिया जाता है, एमआरएनए के ऊपर जो मैसेजेस लगे हुए रहते हैं, इनको डिकोड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो हमने कहा कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस जब एक साथ एमआरएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेसेस लगे हुए रहते हैं, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनमें से 3 नाइट्रोजनस बेसेस मिलके एक कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं, और एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये नया कोडॉन बना, फिर कोडॉन बना, फिर कोडॉन बना, तो ये क्या करते हैं, एक एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते जाते हैं, और ये जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे इस तरीके से लिंक होते रहते हैं। ठीक है, और जब ये लिंक हो जाएंगे तो इसे पेप्टाइड लिंकेज या पॉलीपेप्टाइड चेन इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जब भी ये प्रोसेस होती है, जब भी ट्रांसलेशन की जब प्रोसेस हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट सेल को होती है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो डीएनए की जरूरत है, डीएनए चाहिए। सेकंड पार्ट, हमें 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, या एमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, हमें चाहिए नॉन जेनेटिक आरएनए, यानी कि आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, और तीनों टाइप के। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ RNA which are mRNA, tRNA, T स्मॉल होगा, एंड rRNA। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में हमें तीनों टाइप के RNA की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं तीनों कोई ना कोई रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये हम जानेंगे, फिलहाल हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ, हमें राइबोसोम्स की जरूरत होती है, राइबोसोम्स पढ़ा था ना। और फिफ्थ, हमें ज़रूरत होती है एंजाइम्स की, या कोफैक्टर जिसे कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम्स फैक्टर या एंजाइम्स या फैक्टर जिन्हें कहा जाता है। और सिक्स्थ, हमें चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे कि जो कि एटीपी या
GTP के फॉर्म में होगी। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन दोनों में से किसी के भी फॉर्म में ये हो सकती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमने देखा, रिक्वायरमेंट हमें DNA तो चाहिए ही चाहिए, है ना, DNA तो चाहिए ही होगा। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हमें चाहिए। ऑल 3 टाइप ऑफ RNA, नॉन जेनेटिक RNA ये होते हैं, जो कि mRNA, tRNA एंड rRNA है। हमारे लिए तो नॉन जेनेटिक है ना, राइबोसोम्स, एंजाइम्स और कोफैक्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी ATP और GTP। ठीक है, तो अब जब आप ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो इसमें दो सबसे बड़े स्टेप होते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ amino acid and second one is formation of polypeptide chain. ओके, तो दो मेन स्टेप हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। तो देखिए, एक्टिवेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंजाइम हमें चाहिए। और वो एंजाइम कौन सा होगा? उस एंजाइम को कहा जाता है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, और अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है एमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ओके, इस एंजाइम में दो बाइंडिंग साइट होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का एंजाइम होता है, ये एंजाइम है और यहां पे प्रेजेंट रहती है दो बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो देयर आर 2 बाइंडिंग साइट्स, यहां पे होती है 2 बाइंडिंग साइट। ठीक है, एक तो किसके लिए होती है? एक होती है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, और दूसरी क्या होगी? tRNA बाइंडिंग साइट। क्या पढ़ा हमने? कहा कि जब भी हमें ट्रांसलेशन की जरूरत होगी, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड की चेन बने तो उसके लिए अमाइनो एसिड का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और अमाइनो एसिड तब एक्टिवेट होंगे जब एंजाइम अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेसिस आएगा, और इसकी दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक जगह अमाइनो एसिड बाइंड होता है, दूसरी जगह tRNA बाइंड होता है। ठीक है, तो जहां अमीनो एसिड, जैसे ही यहाँ पे इस जगह पे होता है अमाइनो एसिड बाइंड, मतलब कि जो भी अमाइनो एसिड आएगा वो इस जगह पे बाइंड हो जाएगा, और यहाँ अमाइनो एसिड बाइंड करेगा तो जैसे ही बाइंड करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पे बाइंड हो जाएगा हमारा tRNA। हमने पढ़ा था ना, tRNA क्या करता है? ट्रांसफर का काम करता है, और ये क्या करता है? अमाइनो एसिड को कैरी करके लाता है। पढ़ा था ना, इसका ये वाला जो एंड होता है 3' एंड, और ये 5' एंड, ACC होता है, यहाँ OH होता है, और यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड होते पड़े थे। तो यहाँ इस वाली जगह से तो अमाइनो एसिड बाइंड हो जाएगा, और साथ ही साथ ये एंजाइम यहाँ पे इससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये tRNA को बाइंड करेगा, ये अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा। जैसे ही एक्टिवेशन, जैसे ही हम चाहेंगे कि अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन हो, तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होते ही जल्दी से अमाइनो एसिड को अपनी तरफ खींच लेता है और ये यहाँ पे बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब tRNA जब इस एक्टिव साइट से बाइंड करता है ना, जब यहाँ पे बाइंड करता है, तो अमाइनो एसिड उस एंजाइम को ATP की हेल्प से 3' एंड में ऐड कर देता है। मतलब कि अब जैसे ही tRNA, मतलब कि जैसे ही tRNA यहाँ पे बाइंड होगा ना, tRNA बाइंड हुआ और यहाँ पे अमाइनो एसिड ऐड हुआ। ठीक है, कहाँ पे? 3' एंड पे। ठीक है, तो tRNA जब उस एक्टिव साइट पे, यानी कि ये जो tRNA है इस एक्टिव साइट पे जैसे ही बाइंड होगा, वैसे ही इस अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेसिस की वजह से अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। कैसे होता है? tRNA की वजह से। tRNA की वजह से क्यों होता है? क्योंकि यही इसको कैरी करके लेके आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे को बाइंड होगा तो ऊपर वाला पोर्शन भी इससे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे ये बाइंड हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड थे ये सभी के सभी क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। तो इस स्टेप को क्या कह देते हैं हम? एक्टिवेटेड अमाइनो एसाइल
टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और किसी भी फॉर्म में बेटा किसी भी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी इसे कहा जाता है, एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, फिर से जाना क्या किया था, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में हमने कहा था कि हमें अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है ताकि ये आगे जाके काम कर सकें। तो इसके लिए हमसे कहा गया कि आपको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, या बॉडी से कहा गया कि आपको एक एंजाइम दान देना होगा, और उस एंजाइम का नाम है एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, हमें यहाँ पर टीआरएनए को एक्टिवेट नहीं करना है, टीआरएनए ऑलरेडी एक्टिवेट है। तो इस जैसे ही ये एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस आता है, तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे टीआरएनए को बाइंड कर देता है। टीआरएनए की जो वाली साइट है यहाँ पे बाइंड हो जाती है। जैसे ही ये बाइंड होता है तो टीआरएनए प्रेजेंट जो एमाइनो एसिड है वो यहाँ पे प्रेजेंट, ये वो इस साइड से क्या हो जाता है, इस एंजाइम की जो दो साइड है यहाँ से इस साइड पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और इस स्टेप को हम जानते हैं किस नेम से, एक्टिवेटेड एमाइनो एसाइल टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब इस एमाइनो एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड वाले इसमें ट्रांसलेशन में हमारे 3 स्टेप आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेप होंगे, तो स्टेप फर्स्ट हमारा आता है इनिशिएशन। कभी भी हमने अभी भी लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था ना, इनिशिएशन से ही स्टार्ट होगा। इनिशिएशन का मतलब ही होता है स्टार्ट होना। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज हमें राइबोसोम्स को समझना है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्टेप को समझें तो सबसे पहले राइबोसोम को समझना, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, बिल्कुल भी टफ है। राइबोसोम्स की 2 सब यूनिट होती है, हमने पढ़ा था। एक छोटी सब यूनिट होती है, एक बड़ी। बड़ी को बड़ा दिखा दो, छोटी को छोटा दिखा दो, है ना। तो और हम इसमें कह देते हैं कि 70S टाइप का जो राइबोसोम होगा, 70S का होता है ना, वो किस किस से मिलके बना रहता है, 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट मिलके 70S को बनाते हैं। ठीक है, तो एक 30S हो गया, ये हम पढ़ रहे हैं 70S वाला। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 70S राइबोसोम की हम बात कर रहे हैं, और ये 30S है, और ये 30S है यानी कि छोटी वाली साइट है। तो ये कौन सी साइट होगी बेटा, लार्जर साइट 50S वाली होगी। अब इस 50S वाली साइट पे ना 3 चीजें प्रेजेंट रहती हैं, 3 साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, 1 2 एंड 3। इसको ध्यान देना। ठीक है, तो एक होती है ई साइट, एक होती है पी साइट और एक होती है ए साइट। तो ई साइट को कहा जाता है एग्जिट साइट। ठीक है, और पी साइट को कहा जाता है पेप्टाइडल साइट। ए साइट को कहा जाता है एमाइनो एसाइल साइट। ठीक है, इतना है समझ में। फर्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं, ये हमने एक्टिवेट किया। जैसे हमने पढ़ा था ना डीएनए रेप्लिकेशन में, सबसे पहले जो हमारे पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होगी, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनको एक्टिवेट करना होगा। वैसे ही यहाँ पे भी हमने पहले एमिनो एसिड को एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि हम स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे ये हमारा ट्रांसलेशन होता है, उसकी जानते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले राइबोसोम की ज़रूरत होती है, और राइबोसोम को यूज़ करने से पहले हमें राइबोसोम्स के बारे में जानना होगा। 70S टाइप का राइबोसोम इसमें यूज होता है। 70S जो कि अपनी 2 सब यूनिट से मिलकर बना रहता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि 50 + 30 तो 80 होता है, तो ये 70 कैसे हो गया, ये इसकी सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो एक ये समझ लीजिए कि टाइप है इसके, एक 50S टाइप, एक 30S टाइप। तो जो 50S टाइप होता है वो बड़ा होता है, और इसके पास 3 साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, और कुछ इसी मैनर में ये जुड़ी हुई रहती हैं। ई रिप्रेजेंट करता है एग्जिट साइट को, पी रिप्रेजेंट करता है पेप्टाइडल साइट को, और ए रिप्रेजेंट करता है एमाइनो एसाइल साइट को। ठीक है, इतना तो आया ना समझ में। तो अब होता क्या है, अब जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा, इट मस्ट बी नोटेड दैट जो एमआरएनए होगा वो हमेशा स्मॉलर साइट को ही बाइंड करता है। मतलब कि एमआरएनए हमेशा इसी को बाइंड करेगा, स्मॉलर साइट को ही बाइंड करेगा। अब आप सोचोगे कि एमआरएनए अगर स्मॉलर साइट को बाइंड कर रहा है तो फिर ऊपर वाले का क्या काम है, अभी बताएंगे, हम सब पढ़ेंगे। बस इतना याद करिएगा कि हमेशा जो एमआरएनए होता है वो स्मॉलर साइट को ही बाइंड करता है, यानी कि 30S को। और जो 50S राइबोसोम है वो क्या करेगा, वो सारे के सारे टीआरएनए को बाइंड करने के लिए साइट प्रोवाइड करेगा। ये साइट इसी के लिए तो है, ये ई पी ए साइट इसीलिए तो बनी होंगी ना इसमें। तो अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एमआरएनए आके जुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से एमआरएनए जुड़ जाता है, देखिए
ये कर दिया ना, 30 ने क्या कर दिया, 30 सब यूनिट वाली ने mRNA को बाइंड कर दिया, और ये फिर क्या कर देगा, mRNA में प्रेजेंट जो भी tRNA वगैरह आएंगे वो इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि mRNA तो लेके आता है ना, tRNA को कौन लेके आएगा, mRNA क्यों लेके आएगा, क्योंकि सारे के सारे मैसेज किसके पास हैं, mRNA के पास ही तो है। तो जो 30S वाला है स्मॉलर साइट वो तो किसको बाइंड करेगा, mRNA को बाइंड करेगा। जो 50S राइबोसोम है वो क्या करेगा, सारे के सारे tRNA को क्या करेगा, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं कैसे, ठीक है, डायग्राम से समझ में आएगा। ये है हमारा स्मॉलर सब यूनिट, ये है हमारी लार्जर सब यूनिट। अब जब मैं बोल रही हूँ कि mRNA बाइंड होगा तो कुछ इस तरीके से ये बाइंड होगा, ये है यहाँ mRNA बाइंड हो गया, इससे नीचे वाली साइड से बाइंड हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वो आया, कुछ भी नहीं है, ये 50S ये 30S, यहाँ पे 3 साइट हो गई, E P और A, ठीक है। तो ये तो आ गया होगा समझ में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, mRNA बाइंड टू स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और एक बार जब जो सबसे पहला tRNA आएगा ना, वो सबसे पहले, अब देखो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि tRNA कहाँ से आएगा, हमने एक्टिवेट कर दिया है और tRNA mRNA के पास है, ठीक है। इस पे जुड़ा हुआ, इस पे जुड़ते जुड़ते वो आएगा, क्योंकि मैसेज को कैरी करके लाएगा, जितनी सारी चीज़ें होगी उसे ट्रांसफ़र करने वाला भी उसे चाहिए, तो ट्रांसफ़र करने के लिए tRNA की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही tRNA आएगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी mRNA आएगा, mRNA ने तो खुद को चिपका दिया, इससे बाइंड करना मतलब चिपका देना ही तो हुआ, खुद को चिपका दिया इससे। अब इसका काम क्या है, अब जैसे रेप्लिकेशन में वो जैसे mRNA फॉर्मेशन में वो शिफ्ट होते जाता है ना रेप्लिकेशन बबल, ऐसे ये भी शिफ्ट होते जाता है। और होता क्या है कि जैसे जैसे tRNA आएगा, tRNA सबसे पहले कहाँ पे आएगा, इस P साइट को ज्वाइन करेगा, ठीक है। जो बीच में है ना, इस P साइट को ज्वाइन करता है, P साइट को बाइंड करेगा, लेकिन पहला, ये सिर्फ पहले tRNA के लिए, फर्स्ट tRNA के लिए ये है, पहला tRNA जो आएगा वो हमेशा P साइट को बाइंड करेगा, और उसके बाद जितने भी tRNA आएंगे वो पहले A साइट पे आएंगे, फिर P साइट पे आएंगे, और वहां से फिर एग्जिट हो जाएंगे। समझ में आया? फर्स्ट tRNA कहाँ आएगा, P साइट पे। उसके बाद के आफ्टर that all tRNAs binds नहीं कहेंगे, join A site then E site। सबसे पहला जो tRNA होगा वो P साइट में आएगा, उसके बाद के जितने tRNAs होंगे सभी के सभी किस में आएंगे, पहले A साइट पे आएंगे, फिर E साइट पे आएंगे। और हर एक, अब ऐसा नहीं कि साइट तो 3 ही है तो 3 ही tRNA आ सकते हैं एक बार में, तो जैसे जैसे वो मैसेज को देते जाएंगे वैसे वैसे वो खुद को हटाते जाएंगे, एग्जिट साइट से बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फिनोमेना इसमें होता है। तो A साइट पे आएंगे, फिर P साइट पे आएंगे, तो समझ में आ गया ना। पहले फर्स्ट वाला अगर नॉर्मली देखें तो पहले A में, अब जो A में आएगा वो क्या करेगा, देखो इसके लिए तो हमने बोल दिया कि फर्स्ट वाला जो P में आएगा, फिर उसने काम किया, ठीक है, वो चला जाएगा। लेकिन जो उसके बाद के A में आएंगे वो क्या करेंगे, A वाले पहले A में आएंगे, फिर P में आएंगे, और फिर E से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो अभी देखेंगे कैसे होता है। तो अब देखो यहाँ पे होता है, हम दो चीज यहाँ पे पढ़ते हैं, दो चीज मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन की हम बात करते हैं। तो हमारा जो स्टार्ट कोडॉन होता है, इसके लिए जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो होता है क्या, AUG, जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे सेंस कोडॉन भी कहा जाता है, जिसके पास की कैपेबिलिटी होती है किसी को भी स्टार्ट करने के लिए। अब देखो यूकैरियोटिक सेल है, अगर आप बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे ये AUG मिथियोनिन नाम के एक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये AUG फॉर्मिल मिथायोनिन के लिए क्या करता है, मिथियोनिन के लिए
कोड करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, मिथ्योनिन नाम के एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। प्रोकैरियोटिक है तो फॉर्मल मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। ठीक है, इतना बस इनिशिएशन में यही है, स्टार्ट करने के लिए यही है कि सबसे पहले क्या होता है, ये जो mRNA है वो 30S से बाइंड हो जाएगा, और जो ये tRNA है ये जब भी आएंगे, अभी आए नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जब भी tRNA आएगा इसके पास जो 50S राइबोसोम है इसके पास 3 साइट होती है, ई साइट, पी साइट और ए साइट होती है। तो फर्स्ट tRNA रिएक्शन स्टार्ट होते टाइम जो फर्स्ट tRNA होगा वो तो बाइंड होगा पी साइट से, उसके बाद ए साइट में ये जाएगा और ई साइट में फिर लास्ट में ये जाता है। लेकिन उसके बाद के आने वाले जो टीआरएनए होते हैं वो पहले ए साइट्स पे, फिर वो सीक्वेंस से ही जाते हैं, ए से पी में, पी से फिर ई में, ई से फिर वो बाहर निकल जाते हैं। एग्जिट मीन्स निकलना ही तो होता है ना, वहां चले जाते हैं। तो ये हो गया। फिर हमने कहा कि अगर यूकैरियोटिक सेल है तो एक स्टार्ट कोडॉन आएगा जो कि इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन जिसे कहा जाता है, जो किसी भी चीज को स्टार्ट करने का काम करेगा। तो वो क्या कर देता है, स्टार्ट कोडॉन है तो AUG उसे कहा जाता है, ये कोड है, ट्रिपलेट कोड है, जेनेटिक कोड ये है। और यूकैरियोटिक सेल होगा तो ये मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो फॉर्मल मिथ्योनिन के लिए ये कोड करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है हमारा इलोंगेशन का। अब देखो जितने भी टीआरएनए हैं वो सब एमाइनो एसिड को लाएंगे। टीआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए के ऊपर एमाइनो एसिड ही तो रहते हैं ना। तो अब जितने भी टीआरएनए हैं वो सब के सब क्या करते हैं, एमाइनो एसिड को लाएंगे, और कोड के हिसाब से कोडॉन और एंटी कोडॉन की पेयरिंग होगी, और सारे के सारे एमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा। तो रिमेंबर फर्स्ट आरएनए ऑलवेज बाइंड टू द पी साइट, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए होगा क्या, ये है, ये स्मॉल साइट थी, ये बड़ी साइट थी, ये एमआरएनए है। ठीक है, तो लेकिन इस एमआरएनए, अब देखो यहाँ पे को 3 साइट है, अब यहां कहीं से आ रहे हैं कौन, ये कौन सी साइट थी हमारी, पी ए एंड ई। ठीक है, तो अब यहां पे आके क्या हो जाएगा, टीआरएनए आएगा और पहले पी वाली साइड में जुड़ता चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर बाकी के आते ही वो जाए, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जितने भी टीआरएनए हैं वो सब अब इनके पास क्या है, एमाइनो एसिड है। ये एक टीआरएनए है, इसके पास एमाइनो एसिड है, दूसरा टीआरएनए है, उसके पास एमाइनो एसिड है। तो वो एमाइनो एसिड को लेते जाएगा, लेके आते रहेगा, पहले पी साइड में जाएगा फिर ए साइड में। और पी ए ई साइड में क्यों जा रहा है, ताकि इसका जो कोड है उसको डी कोड किया जाए। मान लो अगर उसका कोड AUG है तो यहाँ पे AUG तो खैर कोडॉन हो गया, तो कोड अगर जो भी है यहाँ पे इसके हिसाब से उसके कोड को डिकोड पहचाना जाएगा। मतलब ये जैसे किसी ने आपको कोड वर्ड में कुछ बताया है और आपसे कहा गया कि जैसे ना आपको पता नहीं है कि जैसे कोई भी, अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने कह दिया स्टॉप, लेकिन वो स्टॉप मेरा और मेरे किसी फ्रेंड का क्या है, एक कोड है, लेकिन आपको उसकी मीनिंग पता नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप जाओ उसके पास और आप उससे बोल दो कि मैं उसे स्टॉप कह रही हूँ। तो आप जाओगे और आप उसे क्या बोल दोगे, आपसे स्टॉप कहा गया है। हालांकि उस स्टॉप का मतलब रुकना नहीं है, उस स्टॉप का मीनिंग या मेरे फ्रेंड को पता है या मुझे ही पता है। तो जैसे ही आपने टीआरएनए का और एमआरएनए का काम किया, मैं डीएनए हूँ और ये यहाँ पे राइबोसोम है, तो ये गया और यहाँ आप इसको इन्फॉर्मेशन लेके गए, आपने कहा कि आपसे स्टॉप कहा गया है, तो वहां पे जो उसकी मीनिंग होगी वो काम वहां पे होने लगेगा। तो ठीक वैसा ही टीआरएनए करता है, टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, ताकि और अमाइनो एसिड में जो यहाँ पे को कोडिंग होती है उसकी डिकोडिंग की जाती है। डिकोड करना यही तो हुआ, कोड को पहचानना, एंटी कोडॉन का पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी पहले कोड के हिसाब से, जो भी कोडॉन होंगे उनकी पेयरिंग, अब जुड़ते चला जाएगा, वो जुड़ता जाएगा, लगातार जुड़ता ही जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे को क्या होगा, जब पी वाला टीआरएनए ई पर जाता है, अब देखो ये तो होगा ही होगा। अब ये वाला जो टीआरएनए है ना, पहले आया पी साइड पे, ठीक है, पी साइड पे बाइंड किया, अब यहाँ पे इसने जो रिएक्शन करनी थी करी, उसके बाद अब ये कहाँ आएगा, ए साइड पे आएगा, ए साइड पे आया और फिर उसके बाद घूम के चले जाता है ई साइड पे। जैसे ही ये ई साइड पे आया, जब पी वाला टीआरएनए ई साइड पे जाता है तो क्या कर देता है, अपने अमाइनो एसिड को ए वाले टीआरएनए में दे के चले जाता है। क्यों देगा ए वाले में, पहले कहाँ गया था वो, पी, फिर ए और फिर ई में गया था ना। पहले पी में बाइंड हुआ,
पी में बाइंड होने के बाद ये अमाइनो एसिड के साथ ही ए साइट पे चले गया था, ठीक है। उसके बाद ये ई में गया, लेकिन ई में कैसे गया, विदाउट अमाइनो एसिड ये गया, क्योंकि अमाइनो एसिड अगर ये एग्जिट, अमाइनो एसिड को ही लेके एग्जिट हो जाएगा तो फिर इसके आने का कोई फायदा ही नहीं था। तो अपने अमाइनो एसिड ये ए को देके चला जाता है। फिर दूसरा टीआरएनए आया। अब दूसरा टीआरएनए क्या करता है ना, दूसरा टीआरएनए आएगा, दूसरा आएगा ए साइड पे, फिर पी साइड पे, पी साइड में ये छोड़ के चले जाएगा। अब लगातार ऐसे ही होगा और ये अमीनो एसिड की चेन यहाँ पे बनती ही चले जाएगी। तो जब पी वाला टीआरएनए ई पर जाता है तो अपने अमीनो एसिड को ए वाले टीआरएनए पे दे देता है और ये दोनों जुड़ते हैं। फिर ये यहाँ पे को आपस में जुड़ जाते हैं, कौन, ए वाले साइड, और ये टीआरएनए की जो अमीनो एसिड है वो दे के चले जाता है। एक लिंकेज की हेल्प से ये जुड़ता है और इस लिंकेज को हम क्या कह देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। और इसको जुड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगा, यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम को क्या कह दिया जाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ठीक है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम की जरूरत होती है जिससे कि पेप्टाइड लिंकेज बनता है। और पेप्टाइडल या पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, जब भी फर्स्ट अमीनो एसिड आता है वो पी साइड से ए साइड पे और ए साइड से फिर ई साइड पे जब जा रहा होता है तो ई साइड से निकलते हुए ये अपने अमीनो एसिड जिसको कि वो लेके आया है उसे ए साइड में छोड़ के चला जाता है। ए साइड से लिंक करता है एक लिंकेज के थ्रू जिसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और इनको हेल्प करता है कौन, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम। अब इस तरीके से जितना भी टीआरएनए आएगा, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद टीआरएनए आते ही रहते हैं, क्योंकि एक ही टीआरएनए से नहीं होगा, ठीक है। तो एक के बाद एक टीआरएनए आते ही जाते हैं और इन टीआरएनए के आने के बाद अमीनो एसिड को लेके आएगा। पहले वो अब कहाँ जाएगा, पहले वो ए साइड पे आएगा, फिर वो ए से पी साइड पे जाएगा। अब जब वो पी से ई साइड में शिफ्ट होगा ना तो अपने सारे के सारे अमीनो एसिड पहले वाले में अपने छोड़ देगा, पहले वाली साइड में छोड़ देगा और ये आगे को बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। यानी कि पी ए ई, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला पी में आया, फिर ए में आया, फिर ई में चले गया। तो अब बाकी के जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे, पहले ए साइड में आएंगे, फिर पी साइड में आएंगे, ई साइड में आएंगे। तो अब ये पी में पहुंचा तो ए को देके चले जाएगा, या ये ई में जा रहा है तो पी को देके चले गया, और ऐसे करते करते एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे को होता क्या है कि एनर्जी यहाँ पे होता ही है कि अब इस चीज के लिए इसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी। जुड़ने के लिए ये एग्जिट तो हो जाता है, खुद तो जगह छोड़ के चले जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा, पी में आया, फिर यही यहाँ ए में आया, फिर ई से निकल गया, या ए में आया, ए से पी में गया, पी से ए इधर गया और ये निकल गया। लेकिन अब इस ए साइड को एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी, इस ए साइड को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इस ए साइड को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होता है जीटीपी। यहाँ पे ध्यान रखना, एटीपी की जरूरत अब नहीं है, यहाँ पे इसे एनर्जी कौन देता है, एनर्जी देगा जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से सारे के सारे अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से जुड़ना स्टार्ट कर दे। ये तो होगा ही, ये अभी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ये भी आगे आगे को बढ़ता जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच गया और बाइंड करते करते चेन यहाँ पे कुछ ऐसी हो गई है। यहाँ पे टीआरएनए चाहो तो आप दिखा सकते हो साइट में, और फिर ये कुछ इस तरीके से बाइंड होते होते एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन ये करने लगता है, ठीक है। तो बोल रहा है इस तरीके से सारे के सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे पर द कोडॉन, जिस हिसाब से कोडॉन है उस हिसाब से होता रहता है। और एमआरएनए जो है डीएनए के मैसेज को लाते जा रहा है, उसमें टीआरएनए आते जा रहे हैं, अमीनो एसिड को ये लाते जा रहा है और उस कोड को डिकोड करके, जो वहां से डीएनए से जो कोड आ रहे हैं उस कोड को डिकोड करके एक एक करके ये सारे के सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। और फाइनली जब राइबोसोम शिफ्ट होता रहेगा, मतलब कि एक टाइम आता है कि राइबोसोम अब पूरा का पूरा कहाँ पहुंच गया है, एमआरएनए यहाँ है और ये लास्ट जगह में यहाँ ये पहुंच गया है अपनी इन्हीं 3 साइट्स के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंच गया है तो यहाँ तो टीआरएनए होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पे को कुछ इस तरीके की चेन का फॉर्मेशन हो गया होता है, एक बड़ी सी लंबी चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी कि अब लास्ट पोजीशन में पहुंच गया है। तो अब इसे क्या जरूरत होगी, इसे जरूरत होगी एक स्टॉप कोडॉन की, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में किसकी थी, स्टार्ट कोडॉन की जरूरत थी ना। अब यहाँ पे कोई एक स्टॉप कोडॉन की इसको जरूरत होती है। एमआरएनए में क्या होता है, अब स्टॉप कोडॉन आएगा और ये स्टॉप कोडॉन क्या कर देगा, इस
प्रोसेस को रोकने का काम कर देता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे को ये प्रोटीन चेन मतलब एमिनो एसिड की एक लंबी सी चेन यहाँ पे को मिल गई है, तो स्टॉप कोडॉन के पास जैसे ही ये पहुंचता है तो ये क्या कर देता है, प्रोसेस को रोक देता है। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कोडॉन की जरूरत थी, स्टॉप करने के लिए स्टॉप कोडॉन की जरूरत थी। फाइनली जो राइबोसोम है अब ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है इस प्रोसेस को, क्योंकि स्टॉप कोडॉन में पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे को इसे रोकने के लिए इलोंगेशन फैक्टर पहुंच जाता है और इलोंगेशन फैक्टर इस प्रोसेस को रोक देता है। जैसा था वैसा अभी ये जिस फॉर्म में पहुंचा था उसी फॉर्म में ये यहीं पे को रुक जाएगा, ठीक है। अब राइबोसोम यहाँ पे को होता क्या है, मूव हो रहा है। राइबोसोम तो मूव हो ही रहा था, यहाँ से यहाँ मूव हो रहा था, ये राइबोसोम तो है ना 30S और 50S राइबोसोम ही तो था। तो mRNA के ऊपर मूव कहाँ हो रहा था, ये क्या था, mRNA के ऊपर ही तो मूव हो रहा था ना। तो राइबोसोम मूव mRNA के ऊपर मूव हो रहा था और इस मूवमेंट की वजह से tRNA में से आने वाले अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन बन गई थी, तो इसी को हमने ट्रांसलेशन कह दिया। ट्रांसलेशन ने इस प्रोसेस को लोकेशन अपनी जगह चेंज कर दी ना, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, ट्रांसलोकेशन। किसको, राइबोसोम्स का mRNA के ऊपर मूव करते करते स्टॉप कोडॉन तक पहुंच जाना, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। अब हमारी थर्ड स्टेप, ये कौन सी स्टेप थी, इलोंगेशन वाला स्टेप था ना। तो दोबारा जाना है इलोंगेशन वाले स्टेप को। तो हमने कहा कि इलोंगेशन क्या होता है, इलोंगेशन एक ऐसी प्रोसेस जहां पे को कि हम पढ़ेंगे प्रोटीन की चेन बनेगी। तो हमने कहा कि ठीक है, राइबोसोम हमने पढ़ा, हमने कहा राइबोसोम के पास 3 साइट होती है, एक ए साइट, एक पी साइट और ई साइट। तो इलोंगेशन के टाइम पे होता क्या है, जितने भी टीआरएनए आ रहे होते हैं, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए जितने भी टीआरएनए आते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट टीआरएनए होता है वो पहले पी साइट से ज्वाइन होता है, पी साइट के बाद ए साइट में जाता है। और टीआरएनए क्यों आ रहा है, एमिनो एसिड को लेके। और एमाइनो एसिड की जरूरत क्यों है, क्योंकि एमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं बेटा, बहुत सारे, जैसे ये एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड, ये भी। तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इस चेन को हम क्या बोल देंगे, प्रोटीन बोल देंगे। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं, एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को क्या कह दिया जाता है, प्रोटीन कह दिया जाता है। और इन अमाइनो एसिड को लेके आने का हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है टीआरएनए। टीआरएनए आता है, फर्स्ट टीआरएनए आके पहले पी साइट को बाइंड करता है, फिर ए साइट को बाइंड करता है और फिर ई साइट को बाइंड कर देता है। तो जब ये ए से ई में जा रहा होता है, यानी कि ए से निकल के जैसे ये ई में जाता है तो ये तो एग्जिट कर जाएगा, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है लाए हुए अमाइनो एसिड्स को। अपना जो भी अमाइनो एसिड जो लाया है वो अपने इस ए वाले में छोड़ के चला जाता है। लेकिन इसके बाद के जितने भी आएंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहला वाला यहाँ है ना, जैसे पहला वाला टीआरएनए अभी यहाँ है, दूसरा टीआरएनए यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा, और बहुत जल्दी ये होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचा, अभी ये कहीं दूर है, ये टीआरएनए कहीं दूर है और ये पी से यहाँ आ गया है और ये ई में पहुंच गया है। जैसे ही ये ई में पहुंच जाएगा ना, ये वाला टीआरएनए ई में पहुंच जाएगा, तब तक ये टीआरएनए यहाँ पहुंच जाता है और जल्दी से ए में आ जाता है। फिर ए से ये ई, पी में, पी से ये ई में, और फिर ये प्रोसेस चलते रहती है। मतलब ये पहला वाला जो होगा वो तो पी ए ई को फॉलो करता है, दूसरा वाला किसको फॉलो करता है, ए पी ई को, ठीक है। मतलब कि पहले पी साइड पे, ए साइड पे, और फिर एग्जिट हो जाएगा और ए को अपने अमाइनो एसिड देगा। ये पहले ए साइड पे, ये पी साइड पे, ई साइड पे इसको अपने अमाइनो एसिड देते हुए निकलते जाएगा। और धीरे धीरे ये राइबोसोम जो कि एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है, ये भी शिफ्ट होता चला जाता है। और जैसे जैसे ये शिफ्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे स्टॉप कोडॉन की तरफ पहुंच जाएगा। और जैसे ही स्टॉप कोडॉन पहुंचेगा तो वहां पे इलोंगेशन फैक्टर आता है और इस प्रोसेस को रोक देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे को जब ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, उसे पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। और एक एंजाइम इसमें आता है जो इस लिंकेज को बनाने में हेल्प करता है, जिसे पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा स्टेप होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, लास्ट थर्ड स्टेप जो इसको हम कहते हैं, वो थर्ड स्टेप है कौन सा, टर्मिनेशन का, ठीक है। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन के टाइम पे ये कोडॉन, स्टॉप कोडॉन जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, स्टॉप कोडॉन होते हैं 3, UAA, UAG, UGA। इन तीनों में से आपको कोई भी अगर कहीं पर भी नजर आया तो इसका मतलब ये है कि ये उस प्रोसेस को रोकने वाले, ये टर्मिनेट करने वाले या प्रोसेस को रोकने वाले ये होते हैं, ठीक है। और AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, ठीक है। AUG
स्टार्ट कोडॉन का काम करता है, जबकि यूएए, यूएजी, यूजीए किसका काम करते हैं, स्टॉप कोडॉन इनको कहा जाता है। इनकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। मान लेते हैं यूएए यहाँ पे को हमारे यहाँ जरूरत पड़ रही है टर्मिनेशन के लिए, या जो भी ये प्रोसेस चल रही है, टर्मिनेशन की जो प्रोसेस चल रही है, इसका हमें यूज करना है, ठीक है। और 3 टर्मिनेटर फैक्टर अगर बाइंड करेंगे, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे को 3 टर्मिनेटर फैक्टर होते हैं जो कि बाइंड करते हैं, R1, R2 और S आप मान लो, इसमें बाइंड करते हैं और ये सब मिलकर पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अब देखो हुआ क्या, ये था, ये है, और एक लंबी सी चेन बन गई है। हमारा काम तो हो गया ना, मतलब बॉडी का काम तो हो गया, उसने यही तो करना था, यही तो बनाना था, उसका काम हो गया। अब वो क्या, उसको राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्या उसे एमआरएनए की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ये यूएए आता है और ये यूएए यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, जहाँ पे कि 3 चीजें प्रेजेंट रहती है। एक होता है ये वाला, मान लो R1 है, ये वाला R2 है और ये S है, ठीक है। तो और ये सब के सब, ये तीनों के तीनों मिलके इस पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व कर देते हैं मतलब ये राइबोसोम अलग, नीचे का पार्ट जो ये छोटा वाला राइबोसोम है वो अलग, और यहाँ पे प्रेजेंट जो एमआरएनए था वो भी अलग। तीनों के तीनों यहाँ से अलग हो जाते हैं और पेप्टाइड की चेन तो ऑब्वियसली अलग बनेगी, ठीक है। राइबोसोम अगर टीआरएनए में मतलब राइबोसोम अलग, टीआरएनए, और यहाँ पे टीआरएनए भी तो था ना, वो टीआरएनए अलग, एमआरएनए अलग, और प्रोटीन की एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की चेन हम कह देते हैं। और यहाँ पे को एक टर्म आता है पॉलीराइबोसोम, ठीक है। ये प्रोसेस तो हमारी हो गई, ठीक है। यहाँ पे को हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि वो तो बन गया था, टर्मिनेशन में बस इतना ही करना था कि भाई प्रोसेस को रोक दो और असेंबली को डिसॉल्व कर दो। असेंबली को डिसॉल्व करना ही टर्मिनेशन है। तो जैसे ही असेंबली डिसॉल्व हुई, सबका सब कुछ अलग हो गया, सबका डिसॉल्व हो गया, सब कुछ डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पे को बन क्या गया, हमारा पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई, ठीक है। अब देखो पॉलीराइबोसोम एक टर्म आता है जो कि इसी टॉपिक से हमारा रिलेटेड है, पॉलीराइबोसोम। अब इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, देखो जब एमआरएनए ट्रांसलेट कर रहा था, जब एमआरएनए आया था, टीआरएनए को लेके आया था, तो क्या आपको लगता है कि एक ही एमआरएनए था, क्या आपको लगता है कि एक ही राइबोसोम होता होगा? क्या एक ही राइबोसोम इतनी सारी एमिनो एसिड्स को, या क्या ये 3 के 3 ही साइड ये काम कर पाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस चीज के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड करते हैं। मतलब कि जैसे ये एमआरएनए था तो एक राइबोसोम बाइंड किया, दूसरा राइबोसोम बाइंड किया, तीसरा राइबोसोम बाइंड किया, चौथा, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम उसी प्रोसेस में या उसी फॉर्म में जुड़ते हैं। तो इसे, और ये ऐसे ही आरएनए पॉलीपेप्टाइड की चेन बना रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसे प्रोटीन की चेन को ये बनाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी तो ऑफकोर्स ज्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे कोई इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि अगर एक राइबोसोम ट्रांसलेशन करेगा तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, सोचो एक चेन बनने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो जल्दी होगी, जल्दी चाहेगा, है ना। तो जब बहुत सारे राइबोसोम बाइंड करेंगे तो एमआरएनए और टीआरएनए की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी। एफिशिएंसी काहे के लिए बढ़ेगी, अमाइनो एसिड्स को लाने के लिए। अमाइनो एसिड्स ज्यादा आएंगे तो चेन लंबी बनेगी, अच्छी बनेगी और जल्दी बनेगी, है ना। और जितनी बार जो भी राइबोसोम ट्रांसलेशन करेगा, जितनी बार इसमें पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, जो हमेशा, मतलब कि भले ही कितने ही आए, जितनी बार जो भी राइबोसोम ट्रांसलेट करेगा हमेशा एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा। अगर ये 2 बार कर रहा है तो पहले जिसको किया था उसी को करेगा, ये भी उसको करेगा, ये भी उसे करेगा जो पहले किया था, जो पहले। ऐसा नहीं कि अलग अलग को कर रहा है। क्यों? क्योंकि एमआरएनए सेम है, एमआरएनए तो एक ही है ना, उसमें कोड तो वही आ रहा होगा। मतलब कि फिर बात वही आई कि मेरा कोड तो स्टॉप ही था ना, मैंने तो स्टॉप कहने के लिए ही कहा था। अब मैं 10 लोगों को भेजूं या एक बच्चे को भेजूं, कोड तो स्टॉप ही रहेगा ना। स्टॉप का मतलब ऐसा, चलो मैं मानती हूँ कि स्टॉप का मतलब था रन। मैंने कहा कि आप मेरे फ्रेंड के पास जाओ और उसे स्टॉप बोल दो, लेकिन मेरे स्टॉप का मतलब है रन, दौड़ो, है ना, या रन जो भी था। तो अब मैं सिर्फ एक बच्चे से बोलूं, आप में से एक बच्चे से बोलूं कि आप जाओ और उससे ऐसा बोलो, या 10 से बोलूं, 10 के 10 स्टॉप ही तो बोलते हुए जाएंगे ना। 10 के 10 का मीनिंग रन ही तो होगा, मतलब प्रोटीन ही तो बनाएंगे। तो बस वही वाली चीज यहाँ पे है, क्योंकि एमआरएनए सेम है, यानी कि मैं तो सेम ही हूँ, मेरा जो कोड था वो सेम है। तो यहाँ पे को कोड सेम है, डिकोड भी सेम होगा ऑफकोर्स, और सारे के सारे अमाइनो एसिड जो जुड़ेंगे वो भी सेम होंगे। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो हर ईच राइबोसोम मेक सम पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे को हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बहुत आसानी से
हो जाता है। ठीक है, तो अब राइबोसोम्स की हमने बात करी थी, 2 सब यूनिट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम राइबोसोम्स की दोबारा से, अगर राइबोसोम में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आरआरएनए का 65% होता है। राइबोसोम में जो आरआरएनए होता है वो 65% होता है, इसीलिए हमने कहा था कि आरआरएनए का भी यूज होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, टीआरएनए का तो हमने यूज किया, मैसेंजर आरएनए का भी यूज किया, लेकिन आपने सोचा होगा कि मैम ने कहा था तीनों ही आरएनए यूज होंगे, लेकिन आरएनए यूज नहीं हुआ, आरआरएनए यूज नहीं हुआ, तो वो यूज हुआ क्यों? क्योंकि इस राइबोसोम में 65% होता है आरआरएनए और 35% होता है प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सी होती है? 50s। स्मॉलर होती है 30s। ठीक है, और यहाँ पे को एक जो ये जुड़ता है इसे क्लेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये क्लेफ्ट में जो क्लेफ्ट होता है यहाँ पे एमआरएनए बाइंड करता है। हमने देखा था कैसे एमआरएनए बाइंड कर रहा था, तो क्लेफ्ट में एमआरएनए बाइंड होता है और नो मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और 2 अनइक्वल एंड इरेगुलरली शेप्ड सब यूनिट होती है, ना ही इक्वल है और ना ही रेगुलर शेप इनका है, तो 2 इक्वल और इरेगुलर शेप का राइबोसोम हमारे पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हुई। फिर से जानते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमने चलिए फर्स्ट से और बहुत अच्छे से दोबारा से जानते हैं। हमने कहा था कि डीएनए ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। डीएनए ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि एक टर्म हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में, जब हम रेप्लिकेशन के बाद जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी या एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा कि एक टर्म हमने स्टार्ट किया था, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक फिनोमिना है जहाँ पे हम बात करते हैं डीएनए mRNA में कन्वर्ट होता है और mRNA कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। व्हेन डीएनए is converted into mRNA it is known as transcription, and when mRNA is converted into protein it is known as translation. तो वी हैव रेड ट्रांसक्रिप्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमने पढ़ना था ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हमने स्टार्ट किया। ट्रांसलेशन हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए सबसे पहले हमने कहा कि साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होगी? राइबोसोम, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो होगा क्या, डीएनए से आए हुए मैसेज को मैसेंजर आरएनए कैरी करके लेके आता है और इसको डिकोड कर दिया जाता है, कोड को, इसके कोड को डिकोड करके प्रोटीन बनाने की या एक चेन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे प्रोटीन सिंथेसिस कह दिया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि एमआरएनए है, हमारा काम एमआरएनए से है। ठीक है, मतलब कि जब ये प्रोसेस 1 बाय 1 होती है, पहले डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन के बाद एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद फिर प्रोटीन बनाएगा। तो एमआरएनए तक तो हम बना के आ चुके हैं, एमआरएनए हमारी बॉडी ने बना दिया है। तो अब काम क्या है? अब हम देखते हैं कि एमआरएनए तो ठीक है, हमें पता कि 5' एंड है, दूसरा 3' एंड है और इसके बाद नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। और जब 3 नाइट्रोजिनस बेसेस मिलते हैं तो एक कोडॉन का फॉर्मेशन होता है, और वो कोडॉन या कोड कह दीजिए, ठीक है, तो वो कोडॉन क्या करता है? एक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, तो ये इसने कोड कर दिया, यहाँ पे भी ये कोड, ये 3 है, 3 के 3 थे तो 3 से एक कोड बना। ठीक है, ये भी 3 नाइट्रोजनस बेस थे, इससे एक कोड बन गया, 3 नाइट्रोजनस बेसेस से एक कोड बन गया। अब हमने कहा कि ठीक है, इतना तो आपने कर दिया, लेकिन इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है सेल को कि सेल प्रोटीन बना पाए। तो सबसे पहले डीएनए चाहिए। अब डीएनए तो निकल के आ नहीं सकता, यानी कि डीएनए का मैसेज आएगा। ठीक है, दूसरा 20 टाइप के एमिनो एसिड्स की हमें रिक्वायरमेंट है। थर्ड, ऑल द 3 टाइप ऑफ आरएनए हमें चाहिए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए, तीनों की जरूरत पड़ेगी। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम नहीं होगा तो साइट्स नहीं होंगी, साइट्स नहीं होंगी तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि टीआरएनए बाइंड नहीं कर पाए। और एक एंजाइम या फैक्टर, एंजाइम्स के हम कहते हैं, 2 एंजाइम्स के हमें ज़रूरत पड़ी थी। और सोर्स ऑफ एनर्जी, या एटीपी चाहिए या जीटीपी चाहिए, कहीं पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे जीटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा कि इससे पहले कि हम स्टार्ट करें प्रोसेस को, हमें 2 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। 2 स्टेप हम देखते हैं, एक तो था एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड से हमने स्टार्ट किया, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए एमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना जरूरी है। जहां पे एक एंजाइम हमें जरूरत पड़ती है, कुछ इस तरीके का एंजाइम होता है, इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होती है। एक बाइंडिंग साइट होती है टीआरएनए के लिए, दूसरी बाइंडिंग साइट होती है अमाइनो एसिड के लिए। और ये अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस नाम का जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, जैसे ही टीआरएनए आता है
टीआरएनए इससे बाइंड होगा, वैसे ही अमाइनो एसिड एक्टिवेट होकर इससे बाइंड हो जाता है। तो इस स्टेप को कहा जाता है एक्टिवेटेड अमाइनो एसाइल टीआरएनएज या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, इस प्रोसेस को कहा जाता है। अब जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ वैसे ही इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हमने जाना था राइबोसोम्स के बारे में। हमने कहा कि राइबोसोम एक ऐसा पार्ट है जो कि 70S वाला हम पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो 50S और 30S दो सब यूनिट इसकी होती है। छोटी वाली साइड 30S नाम से पता चल रहा है, बड़ी वाली साइड 50S, और छोटी वाली साइड पे हमेशा अमाइनो एसिड बाइंड करता है, और जबकि बड़ी वाली साइड पे टीआरएनए के लिए साइट यहाँ पे होती है, और यहाँ पे 3 साइट्स प्रेजेंट रहती है। फर्स्ट वन इज ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ई साइट रिप्रेजेंट एग्जिट साइट, जहाँ से बाहर निकलेगा। पी साइट पेप्टाइडल साइट, जहाँ से पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ए साइड जहाँ पे अमाइनो एसिड क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ठीक है, अमाइनो या अमाइनो एसाइल साइट इसे कहा जाता है। तो 1 बाय 1 जब ये बनेगा, इसका फॉर्मेशन होगा, एक एक करके ये जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इनिशिएशन ये हो गया। अब देखो होता ये है कि इनिशिएशन में ये कहा जाता है कि ठीक है आप इनिशिएशन की बात तो कर रहे हो, लेकिन जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ते बढ़ते जब भी फर्स्ट टीआरएनए, मतलब कि जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ गई, स्टार्ट हो गई, तो अब काम क्या है, टीआरएनए का ही काम है। अब जितना भी काम है टीआरएनए का काम है, क्योंकि एमआरएनए तो इससे बाइंड हो गया है, जो छोटी सब यूनिट है इससे तो एमआरएनए बाइंड हो गया है। इसने अपना जो एक स्ट्रक्चर तैयार करना था उसने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, वो अपना काम कर चुका है, ठीक है। अब जितना भी काम होगा वो सब किसका है, टीआरएनए का, और इन साइट्स का काम है। तो फर्स्ट टीआरएनए जो आएगा वो हमेशा पी साइट पे आएगा, पी साइट के बाद ए साइट पे, ए साइट के बाद टी साइट्स पे आएगा, कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया जाता है। और यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक स्टार्ट कोडॉन की, ताकि ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके, और स्टार्ट कोडॉन इज नोन एज AUG, ठीक है। तो अब यहाँ पे को अगर यूकैरियोटिक सेल होगी तो मिथियोनिन के लिए कोड होगा, प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो फॉर्मल मिथियोनिन के लिए कोड होगा, ठीक है। दूसरा आता है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन क्या है ना, इलोंगेशन में ठीक है चेन लंबी होगी, चेन लंबी होगी, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन होगा एक पॉलीपेप्टाइड चेन का, ऑफकोर्स फॉर्मेशन होगा। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे को बहुत सिंपल प्रोसेस थी, ये तो जैसा ऊपर चला आ रहा था वैसा ही था। ये एमआरएनए है, बीच में ये 30S है, ये 50S है। हमने कहा कि यहाँ पे टीआरएनए जुड़ता है, आया टीआरएनए आया, और यहाँ पे सबसे पहला वाला टीआरएनए इस पे जुड़ गया, है ना, किस पे, पी साइड पे। पी साइड पे जुड़ने के बाद ये ए साइड पे गया। अब ए साइड से ये ई साइड पे निकल गया, अब जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये टीआरएनए यहाँ एग्जिट साइड पे जाता है, इसमें लगे हुए अमाइनो एसिड को ये पीछे छोड़ के जाता है। फिर दूसरा वाला आया, दूसरा वाला लेकिन पहले ए साइड पे आता है क्योंकि उसको यहाँ जगह मिल जाती है, फिर पी साइड पे आता है, और लास्ट में ई साइड पे। एग्जिट तभी करेगा ना जब उसका काम खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में आता है और ई साइड पे जाता है, और वहां से और अपने पीछे पीछे वो अमाइनो एसिड्स को, जितने टीआरएनए आते जाएंगे उतने टीआरएनए क्या करते रहते हैं, अपने पीछे पीछे अमाइनो एसिड्स को देते जाते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे कोई एक लंबी लंबी चेन का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो लंबी लंबी चेन का जो फॉर्मेशन होता है, इसे क्या कह दिया जाए, एक लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, जिसे कि पेप्टाइडल लिंकेज बोलते हैं। और पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहाँ पे को आता है। अब लेकिन इन सारी प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी यहाँ पे को मिलती है GTP के फॉर्म में, ठीक है। तो इनके डिकोड, मतलब कि अब इनको जुड़ कैसे रहा है, लेकिन इनके कोड को डिकोड करते हुए, मतलब कोडॉन एंटी कोडॉन के पास जाके जा रहा है और वहां पे कोई जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये जुड़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मतलब कि कोड के हिसाब से कोडॉन और एंटी कोडॉन का पेयरिंग होगा, सारे के सारे अमाइनो एसिड जुड़ते ही जाएंगे, और फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि टीआरएनए हमेशा, फर्स्ट टीआरएनए हमेशा बाइंड करेगा पी साइड से, ठीक है। और जब पी वाला टीआरएनए ई पर जाता है तो अपने अमाइनो एसिड को ए वाले टीआरएनए को देकर चला जाता है, और दोनों अमाइनो एसिड जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिंकेज, जिसे कि पेप्टाइडल लिंकेज कहा जाता है। और किसकी हेल्प से, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से ये जुड़ता है, ठीक है। और इनके ये हो गया। तो इस तरीके से जितना भी टीआरएनए आएगा अमाइनो एसिड को लेके आएगा, पहले ए साइट पे जाएगा, फिर पी साइट पे जाएगा, और फिर पी से ई साइट में शिफ्ट होगा, तो अपने सारे के सारे अमाइनो एसिड वो अपने प्रीवियस साइट पे छोड़ देगा, और टू टीआरएनए नेक्स्ट फिर आगे को ऐसे चलते ही जाएगा। तो पी साइट, ए साइट, ई साइट से पी वाला जुड़ता जाएगा, और लगातार ये जुड़ता जाएगा। इस तरीके से सारे अमाइनो एसिड जुड़े और एक लंबी
सी चेन का, मतलब कि एज पर कोडॉन के हिसाब से या कोड के हिसाब से जुड़ते हैं, वैसे नहीं जुड़ेंगे, और कोड कुछ इसी हिसाब से चलता जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जुड़ गया, और उस कोड को डिकोड करने के सारे एक एक करके जुड़ते जाते हैं, और फाइनली जब राइबोसोम शिफ्ट होता है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा होता है, जब फाइनली लास्ट जगह पे ये पहुंच जाता है, लास्ट एंड पे जब ये पहुंच रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, लास्ट में जाके स्टॉप कोडॉन के पास जाता है। स्टॉप कोडॉन जैसे ही उसे मिलेगा, यूएए, यूएजी और यूजीए जैसे मिलते हैं, इस प्रोसेस को रोक देते हैं, और फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पूरा उलट देता है। यहाँ पे क्या होता है, इस पूरी की पूरी असेंबली को ये डिसॉल्व कर देता है। जैसे ही यूएए आएगा, ये क्या कर देता है, राइबोसोम मूव होगा, तो ठीक जैसे ही यूएए आता है, पूरी की पूरी असेंबली यहाँ पे को डिसॉल्व हो जाती है। असेंबली डिसॉल्व होने का मतलब यहाँ पे को R1, R2 और S, ये 3 फैक्टर बाइंड होते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे को R1 बाइंड हो जाता है, यहाँ पे R2 इन साइड से, और यहाँ पे S बाइंड हो जाता है। जब ये सब के सब एक साथ बाइंड हो जाते हैं, तो यहाँ से राइबोसोम अलग हो जाता है, टीआरएनए अलग हो जाता है, एमआरएनए अलग हो जाता है, और जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन थी वो भी अलग हो जाती है, जो कि अब प्रोटीन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी असेंबली यहाँ पे डिसॉल्व हो गई। फिर हमने कहा कि एक टर्म और आता है यहाँ पे, पॉलीराइबोसोम, क्योंकि हम जब भी ट्रांसलेशन हो रहा होता है, तो अगर ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत बार 2 या 2 से ज़्यादा या एक, जितने भी हैं, ज़्यादा राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ज़्यादा राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे पॉलीराइबोसोम ही कह दिया जाता है, जैसे कि नाम से पता चलता है। अब होता क्या है कि इसमें इसी एमआरएनए से सारे के सारे, जैसे ये पॉलीराइबोसोमी का हमने एग्जाम्पल दिया, पॉलीराइबोसोमी हमने दिखाई है, तो यहाँ पे होता क्या है कि राइबोसोम बहुत सारे बाइंड करते हैं, और उसी प्रोसेस को पॉलीराइबोसोमी कहते हैं। क्योंकि अगर एक राइबोसोम ट्रांसलेशन करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और प्रोटीन भी कम बनेगा, है ना। लेकिन जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में बाइंड करेंगे, तो एमआरएनए और टीआरएनए की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। तो एमआरएनए और टीआरएनए की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। जितनी बार जो भी राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, वो हमेशा एक ही टाइप के लिए क्या करता है, एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा, क्योंकि एमआरएनए सेम है, कोडॉन सेम है, और डिकोड भी सेम होगा, और सारे के सारे अमाइनो एसिड जो जुड़ेंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हर एक जो राइबोसोम होता है वो सेम टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में फिर हमने बात करी। हमने कहा कि राइबोसोम की जब आप बात करते हो, तो राइबोसोम में क्या होता है, 65% होता है हमारा rRNA, और 35% यहाँ पे बनता है प्रोटीन, और एक क्लेफ्ट होता है जिससे कि एमआरएनए जाके जुड़ जाता है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। 2 अनइक्वल सब यूनिट होती है, एक बड़ी होती है, इरेगुलर होती है, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है। एक 30S टाइप की होती है, एक 50S टाइप की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो आई होप प्रोटीन सिंथेसिस आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ बाकी के जो टॉपिक पढ़े हैं हमने, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए ट्रांसलेशन, आपको अगर ये 3 टॉपिक समझ में आ गए ना, तो समझ लीजिए कि आपका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आपको बहुत बड़ा टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि बहुत खुशी की बात है अगर आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थोड़ा सा जो और ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे 12th के एग्जाम में भी, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, जैसे कि नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन बहुत ही ईजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। अगर आपको समझ में आया तो इससे इजी कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इससे टफ भी कुछ नहीं है। जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पूरा चैप्टर ही ऐसा है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही ईजी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बहुत टफ है। इससे टफ आपको कुछ लगेगा ही नहीं पूरे बायो में। तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है। थोड़ा सा बस ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि कहा क्या जा रहा है और लिखा क्या जा रहा है, डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। हालांकि ट्रांसलेशन में तो एनिमेशन अगर दिखा पाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो दिखा नहीं पाई एनिमेशन के थ्रू, तो इसी तरीके से दिखाया। ट्रांसलेशन तो ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैकोपेरॉन भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा कोड के थ्रू हम जानेंगे, ट्रिक के थ्रू जानेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। उसमें 2 कंडीशंस हमने पढ़नी होती है, ग्लूकोज के बेसिस पे और ग्लूकोज जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं। तो इसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैकोपेरॉन की और
हो पाएगा तो जेनेटिक कोड भी हम डिस्कस करेंगे एंड प्रोबेबली शायद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेन जो टॉपिक आपने पढ़ने थे वो यही टॉपिक पढ़ने थे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। एक जेनेटिक कोड वाला चैप्टर आपका टॉपिक आपका रह गया इस चैप्टर से, और एक लैकोपेरॉन रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लैकोपेरॉन और कोशिश करेंगे कि जो जेनेटिक जो कोडिंग है ना, तो उसको हम पढ़ पाएँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कोड होता क्या है। मैम कब से कोड बोल रही हैं और होता क्या है, और अमाइनो एसिड से कैसे कोड बनता है, ये हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़िए, समझिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हैव ए नाइस डे।